सुरू का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह लेकर आए हैं हम आपके लिए हमारे 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए हम आपको आज बताने वाले हैं कि गुल मेहंदी की खेती करवा सकती है गजब की कमाई। मुलाकात करवाने वाले हैं राजस्थान की सफल महिला किसान से और साथ ही आपको सरकारी योजनाओं के प्रति भी जागरूक करेंगे। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे सेगमेंट में हम आपको खेती किसानी के क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारी देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं गुल मेहंदी की खेती के बारे में। जी हाँ, बहुत ही अच्छी कमाई हो सकती है अगर आप इसकी खेती को अपना लें, बशर्ते कुछ प्रबंधन आपको करने होंगे। इसकी बढ़ती हुई मांग के चलते अच्छी आमदनी आप कैसे ले सकते हैं, किस तरह की सावधानियां आप बरत सकते हैं, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट के माध्यम से। गुल मेहंदी में लाल, सफेद, नीले, नारंगी और बैंगनी के अलावा और भी कई रंग के फूल खिलते हैं। अगर आपको इसकी व्यावसायिक खेती करनी है तो गमलों में उगाना होगा। व्यावसायिक खेती फिलहाल आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चुनिंदा जगहों पर ही हो पा रही है। लेकिन जिस तरह सजावटी फूल के रूप में इसकी मांग बढ़ी है, उसे देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसकी खेती दूसरी जगहों पर भी होने लगेगी। 16 से 29 डिग्री तापमान पर इसकी अच्छी खेती होती है। ये कम अवधि का पौधा है, इसलिए साल में 2 फसलें ली जा सकती हैं। लेकिन खुले खेत में इसे साल भर उगाना संभव नहीं है, इसलिए पॉली हाउस में खेती करना बेहतर है। इसकी अंकुरण दर कम है, इसलिए भारत में गुल मेहंदी की पौध कलम विधि से तैयार की जाती है। कलम को कोकोपीट से भरी प्लेटों में नियमित तापमान पर एक खास किस्म के कक्ष में रख देते हैं। कक्ष आधुनिक होना चाहिए और पूरी तरह वातानुकूलित भी। इन खास कक्षों को विशेष तरह की शीट से ढक देते हैं। यहाँ कुछ दिनों में पौध तैयार हो जाएगी, जिसे पॉली हाउस में रोप देंगे। गमलों में स्वस्थ फूलों को उपजाने के लिए मिट्टी के संपर्क से होने वाली बीमारी से बचाना होगा, इसलिए बहुत से किसान जमीन पर विडमैट बिछा देते हैं या फिर 2.5 फुट की ऊंचाई पर आधार बनाकर खेती करते हैं। आधार पर ट्रे रख देते हैं, ऐसी ट्रे जिनमें गमले आराम से रखे जा सके। पॉली हाउस में धूप को नियंत्रित करने के लिए काले रंग के स्वचालित शेड नेट लगाए जाते हैं।
इन्हें जरूरत के हिसाब से खोला और बंद किया जा सकता है। ये शेड नेट गुलमेहंदी के लिए बहुत अहम है। बलुई मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से 6 के बीच हो गुलमेहंदी के लिए उत्तम है। वैसे बेहतर होगा कि कोकोपीट, मिट्टी और जैविक खाद में थर्माकोल मिलाकर मीडिया तैयार कर ले और उसमें गुलमेहंदी बोए। थर्माकोल मिलाने की वजह से मीडिया में छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, जिनसे जड़ों में हवा की आवाजाही बनी रहती है। मीडिया बनाने के लिए 125 किलो लाल मिट्टी, 75 किलो कोकोपीट, 50 किलो गोबर की खाद और 2 किलो थर्माकोल की जरूरत होगी। 20 दिन बाद पौधों के ऊपरी हिस्से को कैंची से छाट देंगे। इस छटाई से मुख्य तने के निचले हिस्से से और तने निकल आएंगे। जिससे पौधे घने हो जाएंगे और आकर्षक भी। जाहिर है इससे पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी। बीच बीच में गमलों से इस तरह पौधे निकालकर उनकी जड़ों का निरीक्षण करते रहे। अगर जड़ों का रंग काला या गहरा भूरा हो तो समझ लीजिए कि पौधा स्वस्थ नहीं है। शुरुआती दिनों में हफ्ते में 1 बार और 1.5 माह बाद 2 बार घुलनशील सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करते रहे। गुलमेहंदी पर कीटों का हमला बहुत जल्दी हो जाता है। गुलमेहंदी में पत्ती छेदक, फफूंदी, तना गलन और जड़ सड़न का खतरा रहता है। बचाव के लिए हर 5 से 6 दिन में 1 बार नीम का तेल छिड़कते रहे। भयंकर कीट लगने पर रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव भी कर सकते हैं। हर 2 दिन में 1 बार सिंचाई करें। तैयार होने पर गमले सहित पैकिंग करें। पैकिंग के लिए खास किस्म के डब्बे होते हैं। इनमें हवा की भी आवाजाही रहती है और फूल भी सुरक्षित रहते हैं। 1 एकड़ से कई लाख की फसल ली जा सकती है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ जानकारी दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में मुलाकात करवाते हैं हम आपकी हमारे सफल किसानों से, ताकि उनकी दास्तान को जानकर आप भी उनसे प्रेरित हो सके। तो फिर आइए आज के सेगमेंट में लेकर चलते हैं आपको राजस्थान में। वहां पर हमारी जो सफल किसान है सुनीता शानू, मुलाकात करवाते हैं उनसे। बता दें आपको कि वो राजस्थान में चाय की खेती कर रही हैं। अब ये कैसे उन्होंने संभव कर दिखाया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए तो जाना ही जाता है, अपनी शौर्य गाथाओं के लिए भी पूरे देश में उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। सुनीता शानू का जन्म राजस्थान के पिलानी शहर के एक छोटे से गांव में 6 अगस्त 1970 को हुआ था। बचपन से ही सुनीता ने अपने माता पिता को परेशानियों से जूझता हुआ देखा था। एक दुर्घटना में इनके पिता की आंखें चली गई, जिसके कारण इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुनीता के पिता खेती किया करते थे, लेकिन आंखें चली जाने के बाद वो लाचार हो चुके थे। सुनीता शानू के जीवन का संघर्ष यहीं से शुरू हो गया। इनके माता पिता को सुनीता से काफी उम्मीदें थी। बचपन से ही सुनीता घर के काम में निपुण तो थी ही, साथ ही पढ़ाई में भी रुचि रखती थी। इन्होंने बीएससी गृह विज्ञान किया और जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए वो जिंदगी की जद्दोजहद में शामिल हो गई। सुनीता शानू के ससुराल में भी खेती बाड़ी हुआ करती थी और उनके पति भी खेतों में काम करते थे। लेकिन शादी के बाद वो दोनों कुछ नया करने के उद्देश्य से दिल्ली चले आए। यहाँ आने के बाद भी उन्हें छोटे छोटे काम ही मिल रहे थे। आर्थिक मजबूरी को दूर करने के लिए सुनीता और उनके पति ने अपना व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने चाय का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। बस 5 किलो चाय पत्ती लेकर पति पत्नी उस काम में जुट गए। धीरे धीरे उनका ये चाय व्यवसाय आगे बढ़ गया। विकास का पौधा अंकुरित होने लगा। सुनीता शानू का ये चाय व्यवसाय चलने लगा। उनके इस व्यवसाय को नया आकाश मिलने लगा। व्यवसाय आगे बढ़ने लगा और फिर क्या था, सुनीता शानू कामयाबी की राह पर आगे चलने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनका मजाक उड़ाने वाले लोग, उन्हें कमजोर समझने वाले, उनसे ही प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे उनका ये व्यवसाय इतना बढ़ गया कि उनके इस व्यवसाय से दूसरी महिलाएं भी जुड़ने लगी। सुनीता शानू टी बोर्ड की सदस्य बन गई। देश के तमाम टी बागानों से वो चाय खरीदने लगी। सुनीता शानू ने जब देखा कि उनका ये व्यवसाय काफी आगे बढ़ गया है, तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। साथ ही अपनी इस चाय फैक्ट्री का नाम सुनीता सप्लायर्स रख दिया। इन्होंने कुछ वर्कर्स भी अपने काम के लिए रखे। आज सुनीता शानू सफल उद्यमी है। उनकी चाय का बिजनेस देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इनके यहाँ बनी फ्लेवर टी जैसे ग्रीन और व्हाइट की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। सुनीता शानू ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे उनकी खुद की गई दिन रात की मेहनत है। उनका मानना है कि देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए महिलाओं का विकास बहुत जरूरी है। इनके फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं इनसे बेहद प्रभावित हैं और वो भी सुनीता शानू की तरह कामयाब होने की राह पर अग्रसर हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज बात करेंगे हम ई-नाम ऐप के बारे में। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे ही अपनी उपज की बिकवाली कर सकते हैं और देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं वहां से खरीदारी भी कर सकते हैं। बस इसके लिए करना होगा आपको इसमें रजिस्ट्रेशन। तो इसकी क्या है पूरी प्रक्रिया, आइए आपको बताते हैं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल APMC से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं
तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। बात करेंगे हम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की। जी हां, कृषि सिंचाई योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसका उद्देश्य है कि जल का संरक्षण हो सके, सही मात्रा में उसका इस्तेमाल हो सके और इसके लिए कई तरह के प्रावधान इस योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। कौन से हैं वो प्रावधान, आइए जानते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आप तक पहुंचा दें, हमारा कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। करना क्या है, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके सीधा आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krishidarshanddd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। उसके लिए नोट करना होगा आपको हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।